बेटा ये 1+7 जो है रीनेम करो अपना। 1+7 क्या नाम है आपका? बेटा 1+7 किसका क्या नाम है आपका? कोमल बेटा रीनेम कर लो उसको 1+7 को। कर दिया। चलो जी। इधर से बच्चों एक रेडमी नोट 10, ये कौन है भाई? रेडमी नोट 10 क्या नाम है बेटा आपका? बेटा रीनेम कर लो अपने नाम। चलिए बच्चों साइलेंट हो जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा था? सीएल कंपनी लॉ पढ़ा था बच्चों। अब जेआईजीएल शुरू करते हैं। जितने बच्चों हम क्लासेस लेंगे, चाहे आप लाइव पढ़ो चाहे आप फेस टू फेस पढ़ो, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर, ठीक है? बट वो भी कंडीशन पर मिलेगा। लगातार छुट्टी करोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा। बेटा बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अगर बच्चा को हमें लगेगा कि इस चीज का फायदा उठा रहा है, कि एक्सेस तो मिल ही जाता है रिकॉर्डिंग्स और क्लास को छोड़ रहा है वो, उसका फिर हम एक्सेस बंद कर देंगे। ठीक है? गलत तो नहीं कर रहे कुछ? ठीक है। अच्छा, अब जो पेपर हम शुरू करने वाले उस पेपर का नाम क्या है बेटा? शॉर्ट में उसको क्या बोल देते हैं? जेआईजीएल। बट अगर पूरा बात करें बेटा उसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी। नोटबुक सेम है आपके पास, अलग अलग है? बेटा आज के बाद अलग अलग रखना, ठीक है? सबकी अलग अलग। इवन टेक्स्ट 4 पेपर है, 4 नोटबुक। सेकंड ग्रुप में 4 पेपर, 4 नोटबुक। कॉमन बेटा मिल जाएगा एक्सेस से, बता देंगे बेटा। देखो, सब्जेक्ट का नाम है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये सब्जेक्ट का फुल नेम है बेटा। और इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? जेआईजीएल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको शॉर्ट में? देखो, कंपनी लॉ और इसमें डिफरेंस बता देता हूं बेटा पहले क्या है। कंपनी लॉ में एक एक्ट पढ़ते हैं इकलौता। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। तो अब समझना बेटा, कनेक्टिविटी में चलता रहता है वो। शुरू से एंड तक क्या होगा? कनेक्टिविटी होगी। बट जेआईजीएल के पेपर में बेटा क्या है? आपके 17 चैप्टर हैं, उसमें आपके 24 चैप्टर्स थे। इसमें कितने? 17। अभी मैंने आज जो बेटा कंपनी लॉ में आपको पढ़ाया था, वैसा नहीं कि मैंने बता दिया आपको, शुरू करवा दिया। अभी 3 से 4 क्लास मेरी बेसिक पर जाएंगी, मैं किताब नहीं छूंगा। 3 से 4 क्लास सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जाकर हम चैप्टर 1 पे आएंगे। तो 3 to 4 क्लासेस आर रिक्वायर्ड। अभी तो आज एक ही हुई है, अभी 3 से 4 लगेंगी। जेआईजीएल में बेटा क्या है? ये देखो, मैं ICSI.edu की वेबसाइट पर आ गया, सबको विजिबल है? ठीक है। इसमें बेटा हम स्टूडेंट कॉलम में जाएंगे, एकेडमिक पोर्टल पर। स्टूडेंट कॉलम में कहा जाएंगे? एकेडमिक पोर्टल पर। न्यू सिलेबस में जाएंगे, क्योंकि आपका न्यू सिलेबस है, 2017 से पहले ओल्ड था। आप किस में एनरोल्ड हो रहे हो? न्यू वाले में। तो न्यू सिलेबस में जाएंगे, तो न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो ये देखो जितनी भी आपके पास हार्ड बुक्स आईसीएसआई भेजेगा ना, उसकी सॉफ्ट वर्जन यहाँ पड़ी हुई है। तो जो बच्चे कहते हैं सर मेरी बुक्स नहीं आईसीएसआई से, घबराना नहीं बच्चों, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास वेबसाइट पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। अरे बोलो। अब बेटा एक और चीज गौर करो, देखो बेटा आपको ऊपर कुछ हाईलाइट हो रहा है, न्यू। देखो न्यू, जेआईजीएल रेलिवेंट फॉर जून 22 सेशन। सुनना ध्यान से। 3 दिन पहले आईसीएसआई ने क्या करा? जून 22 के मॉड्यूल अब रिलीज करे हैं। पहले कौन सा मॉड्यूल था? 21 का था। जून का अब रिलीज करा है। बेटा मेरे पास देखो, हम जो बुक्स बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं? आईसीएसआई के बुक्स को ध्यान में रखकर बनाते हैं। मेरी जो बुक्स थी वो कहां तक की थी? दिसंबर 21 की थी। आपको बोला गया होगा कि बुक्स आपको 10 दिन लगेंगे मिलने में, बोला गया ना आपको? अरे बोलो। मेरी बुक्स 10 दिन लगेंगे मिलने में, पूछो क्यों? क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका जून 22 का आपका नया मॉड्यूल आया ना, उसके अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स को क्या कर रहा हूं? अपडेट कर रहा हूं। और ये बेटा मॉड्यूल पता कब आया है? परसों आया है।
वो टीचर कहते मेरे पास बुक तैयार है। बेटा उसकी बुक तैयार कैसे, वो पुराने वाली बुक है वो। मेरे को, मैं खुद बोल रहा हूँ हफ्ता लगेगा मुझे काम करने में। फिर मैं प्रिंटिंग भेजूंगा 2 दिन लगेंगे, तो मैक्सिमम विद इन 10 डेज आपके हाथ में बुक्स होगी। बट उसके बाद आपको क्या नहीं करना, ये फिर नहीं छूना आपको मॉड्यूल। आपके पास नया कंटेंट होगा आईसीएसआई का। अगर मैं पिछले वाले दिसंबर वाले सेशन की आपको बुक्स दे दूंगा फिर, अरे बोलो, फिर जून 22 के जो चेंजेस है वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। मैं कभी भी 10 दिन लेट जरूर हो जाए। अच्छा ये पहले आ चुका होता, ये मॉड्यूल आईसीएसआई की वेबसाइट पे, तो मैं काम कर चुका होता। बट ये आया ही कब है, परसों आया ये। परसों आया तो बेटा एक दिन में थोड़ी कुछ हो जाएगा, शक्तिमान थोड़ी हूँ। रातों रात कर लूंगा जो। सारे लॉ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे 1 हफ्ते चाहिए मैक्सिमम। मैं अपडेट कर दूंगा सारी, किसके अकॉर्डिंगली, जून 22 के अकॉर्डिंगली। वो हमारी बुक्स बिल्कुल लेटेस्ट वाली होगी, अमेंडेड वाली। आगे बात समझ। अब आते हैं, ये मॉड्यूल खोला मैंने आईसीएसआई का। अब ये मॉड्यूल आपका ओपन कर रहा हूँ। यही मॉड्यूल आपके पास डिस्पैच होकर घर पे आएगा जब आप आईसीएसआई में एडमिशन ले लोगे। ले लिया, कुछ बच्चों ने 10,000 रुपये फीस है, कुछ बच्चों ने लिया, कुछ बच्चों जो लेंगे। अभी 1 महीना लगेगा आपको मॉड्यूल आने में, टाइम लगाते हैं वो। आप इधर गौर करिए बेटा, 17 चैप्टर आपको मिलेंगे। देखो चैप्टर 1 से लेकर कितने चैप्टर है, 17। और बेटा गौर करने वाली क्या बात है यहाँ पर, यहाँ पर एक एक्ट नहीं पढ़ना। मजे वाली बात देखो, चैप्टर नंबर 11 का नाम देखा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। चैप्टर नंबर 10 का नाम देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। चैप्टर नंबर 9 का नाम देखो, इंडियन पीनल कोड 1860। चैप्टर 8 का देखो, सिविल प्रोसीजर कोड। चैप्टर 7 का देखो, लिमिटेशन एक्ट 1963। चैप्टर 3 का देखो, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? बेटा जितने चैप्टर उतने अलग अलग एक्ट्स, समझे? कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट में सिर्फ एक एक्ट पढ़ते हैं, कौन सा, कंपनीज एक्ट। यहां पर क्या है, जितने चैप्टर उतने एक्ट्स। समझ आया? बट इसमें एक चीज समझना, कंपनी लॉ में कहते हैं कनेक्टिविटी बनाकर चलो शुरू से, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक एक्ट अगर मान लो निकल गया, दूसरा बिल्कुल क्या होगा, नए सिरे से शुरू होगा, उसका पुराने वाले से कोई लेना देना। मतलब कुछ कुछ जगह आएगा रेलिवेंसी जहां पर कनेक्टेड होते हैं लॉज। पूरा लॉ कनेक्टेड कभी नहीं होता दूसरे के साथ। कुछ सेक्शंस में क्या होती है, कनेक्टिविटी आती है। इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा ये खासियत सब्जेक्ट की समझ आई। जितने हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर्स, उतने क्या मिलेंगे, लॉज अलग अलग। और हर लॉ की अलग थीम होगी, अलग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। पक्का समझ आ गया? सर 100 नंबर का पेपर आता है, क्वेश्चन 6 आते हैं। यहाँ पर भी कितने आते हैं, जैसे मैंने कंपनी लॉ का पेपर दिखाया था वैसे यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। बेटा दिखा दूं एक बार, बोलो, दिखा दूं? देखो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कितने क्वेश्चन है बेटा। और मजेद वाली बात देखो, टोटल क्वेश्चन 6 है। इसमें मजे वाली बात क्या है, यहाँ पर आपने सुना होगा, अभी मैंने बोला पहली क्लास है, मैं सारी चीज एक क्लास में तो बता नहीं सकता। 3 से 4 क्लास मेरी कंपनी लॉ में बेसिक लग जाती है। कंपनी लॉ में पेपर ना डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है। आपने सुना होगा केस स्टडी वाला पेपर आता है, सुना तो होगा आपने, केस स्टडी वाला। बट जेआईएल का पेपर क्या होता है, थोड़ा सा डायरेक्ट आता है। इसमें घुमावदार पेपर नहीं होता, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 पार्ट है उसके, 5 मार्क्स ईच कंपलसरी। क्वेश्चन 2 और 2A में वही थीम है बेटा। क्वेश्चन 2 और 2 में क्या करना है, एक करना है। फिर इसके बाद कहा है क्वेश्चन 3 कंपलसरी, क्वेश्चन 4 कंपलसरी, 5 कंपलसरी, और 6 और 6A। 2 पार्ट हो गए बेटा इसके। कितने पार्ट हो गए इसके? अच्छा कंपनी लॉ में बेटा कौन सा पार्ट था, 5 और 5A था। यहाँ पर क्या हो गया, 6 और 6A। ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, बट आप याद रखना क्वेश्चन कितने आएंगे, 6 ही। और उस क्वेश्चन के बेटा क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे। जैसे फर्स्ट के ही में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन करने हैं। अरे बोलो भाई, तो बेटा ऐसे काउंट करोगे, सब में 4 पार्ट हुए, 6 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, 24 क्वेश्चन तो यही हो गए। अरे बोलो, 24 क्वेश्चन 3 घंटे में करने, जिसमें सोचना भी है, लिखना भी है, दीवारों को देखकर याद भी करना है। देखा बच्चे एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ऊपर देखते हैं सीधा दीवारों पर।
ये सारी चीजें कितने देर में करनी है? फिर ऊपर सर आपने बोला अच्छा भी लिख के आओ, राइटिंग साफ भी लिख कर आओ। 3 घंटे में राइटिंग भी साफ लिखे, कितना कुछ ध्यान रखे, और अल्टीमेटली हमारा कुछ ध्यान रखा जाता नहीं है, हैं? नंबर वही आते हैं 19। अरे बोलो, कम नंबर देते हैं ना बेटा आईसीएस वाले, क्योंकि आप जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चे अच्छा लिखते नहीं इसलिए मार्क्स कम मिलते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कंपनी लॉ का पेपर थोड़ा फेल करवाने वाला पेपर होता है, और एसबीसी का पेपर फेल करवाने वाला होता है। जेआईजेल का पेपर और टैक्स का पेपर लड्डू आता है। इसका पेपर, जेआईजेल का पेपर और टैक्स का। देख कर बोलोगे वाह ऐसा होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान। अगले दिन पेपर होगा एसबीसी का, मैसेज करोगे सर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन। मतलब आप समझो सीएल का पेपर और एसबीसी का लेवल यहाँ होता है, और टैक्स और जीआईजीएल का यहाँ होता है। टैक्स वाले सर को मत बोल देना मैंने ऐसे बोला था, बोलेंगे मेरे पेपर को ऐसा बोल रहे हैं। मतलब इजी आता है मेरा पेपर भाई, ये कैसे? टैक्स का पेपर और जीआईजीएल का पेपर थोड़ा इजी आता है, बट अगर हम बात करें सीएल का और एसबीसी का, मुश्किल आता है। स्कोरिंग पेपर कम वो होते हैं, और टैक्स और जीआईजीएल स्कोरिंग पेपर माने जाते हैं। इसमें अच्छा स्कोर कर लो, इसमें कम भी स्कोर हुआ तो एग्रीगेट क्या होगा, बच जाएगा। पता लगा जो जीआईजीएल में 40 नंबर ला रहा है, अरे बोलो, तो सीएल में तो 60 ला ही नहीं पाएगा फिर वो। तो स्कोरिंग पेपर है ये, बताइए। अब मैंने आपको बताया सारे जितने भी इसमें क्या है आपको चैप्टर्स मिलेंगे, सब अलग अलग क्या मिलेंगे, एक्ट्स मिलेंगे। हम किसी भी एक्ट को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप देखिए बेटा, कितने चैप्टर दिखाए थे मैंने इसमें, 17। अरे बोलो 17। कोई भी चैप्टर आप शुरू कर सकते हो, उसमें से एक चैप्टर बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्या नाम है, वो मैं आज शुरू कर रहा हूं। अब आप बोलोगे इसमें कुछ बेसिक नहीं बताना मुझे, क्यों? जिस चैप्टर को मैं शुरू करूंगा, जिस एक्ट को, उसका बेसिक बताऊंगा ना। जेआईजीएल का कोई बेसिक नहीं है। इसमें 3 पार्ट है बेटा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ एक पार्ट है वैसे, और ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है दूसरा। अब ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिर्फ एक चैप्टर है, इस वाले ज्यूरिस्प्रूडेंस के पार्ट में सिर्फ कितने चैप्टर है, बाकी सारा क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। अब सुनो ध्यान से, ये इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ जनरली बच्चों को एलएलबी में पढ़ाया जाता है। कहां पढ़ाया जाता है? अच्छा एक बात बताओ, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसमें क्राइम लिखे, हमारा कोई रोल थोड़ी, हम कोर्ट थोड़ी जाते हैं, ये तो एलएलबी का काम होता है। सिविल प्रोसीजर कोड प्रोसीजरल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड प्रोसीजरल कोड है, ये सब किसके सिलेबस में आता है? एलएलबी, हमारे सिलेबस में भी है। सर ऐसा क्यों? वो चाहते हैं इसको भी एक्सपर्टीज तो नहीं होनी चाहिए, बट नॉलेज तो होनी चाहिए, इसलिए हमारे सिलेबस में भी क्या डाल रखा है, जनरल लॉ का पोर्शन डाल रखा है। बट इन डिटेल कहां पढ़ेंगे, एलएलबी में, सीएस में? एलएलबी में। अच्छा जब कंपनीज एक्ट की बात आती है, तो सी जो एडवोकेट होता है उसका मेन फोर्टे क्या होता है, मेन लाइन उसकी क्या है, जनरल लॉ की, कॉर्पोरेट लॉ की लाइन नहीं होती उसकी। तो एलएलबी के सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ क्या है, कम है, और डिटेल में कहा है, सीएस के सिलेबस में है। सीएस के सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ ज्यादा पढ़ाया जाता है, वहां पे कॉर्पोरेट लॉ कम पढ़ाया जाता है। हमारे सिलेबस में जनरल लॉ कम पढ़ाए जाते हैं, एलएलबी में जनरल लॉ ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। समझ आ गया बेटा? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वो एक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा है, पार्लियामेंट जो पास करे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं, बट हमारे सिलेबस में सारे सेक्शन नहीं पढ़ाने के लिए बोले, कुछ कुछ बोले हैं। तो हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे, जितना आईसीएसआई बोलता है उतना पढ़ेंगे, जितना आईसीएसआई बोलते हैं। आई बात समझ? और जितना आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में सेक्शन दिए हैं उस एक्ट में, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक्ट है, बट मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कहाँ दिया है, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अरे बोलो बच्चों। बट जब कंपनीज एक्ट की बात आती है, फिर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितना पार्लियामेंट ने पास करा उतना मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज हमारे सिलेबस में दे रखा है वो। कुछ चैप्टर्स को छोड़कर, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर है, 29, कुछ चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे बोल दो बच्चों, समझ आ रही है बात? तो बेटा आज जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो 17 चैप्टर, और 17 के 17 चैप्टर अलग अलग थीम पर है, जिसमें से एक चैप्टर बच्चों जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। हेडिंग डालो बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये पढ़ेंगे बच्चों।
लाइव में सारे बच्चे कनेक्ट हो गए भाई? सारे थे फर्स्ट सेशन में बेटा, कंपनी लॉ में सारे थे ना आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो चैप्टर के नाम से क्या समझ रहा, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? मतलब राइट की बात करता है, किसकी बात करता है? राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है कि हम राइट देते हैं, क्या देते हैं हम? राइट किसको? लिखो मत साथ साथ, अब कर दे लिखना, अभी मत लिखो बट जब मैं बोलूंगा तब लिखना। ये एक्ट कहता है हम राइट देते हैं किसको? सिटीजन को। अब सिटीजन कौन है बेटा, सुनो ध्यान से। सिटीजन है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब सिटीजन की डेफिनेशन के लिए कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ता है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। बेटा मैं अलग अलग एक्ट के साथ कनेक्ट करके बता रहा हूं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं, जिसके ऊपर सरकार क्या लेकर आई थी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाई थी, एक्ट लाई थी, पता ना आपको ये? तो ये एक्ट राइट देता है बेटा सिटीजन को। सिटीजन की डेफिनेशन कहाँ है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये कहता है इंडियन सिटीजन का ना, कौन से सिटीजन का? इंडियन सिटीजन का राइट है कि जितने भी इंडिया में पब्लिक अथॉरिटीज हैं, क्या है इंडिया में? पब्लिक अथॉरिटीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अथॉरिटी? याद करो, पीछे आओ, पीछे आओ। कंपनी लॉ में पब्लिक अथॉरिटी कितनी होती है? 3, बताओ कौन कौन सी? पहले तो एक मिनट रुको, पहले तो समझ आ गया, मैंने कंपनी लॉ में उधर बेसिक पढ़ाया तो इधर मैंने आरटीआई क्यों शुरू करा? अरे बोलो। मैं अगर इंटरलिंक्ड है ना, मैं बाद में शुरू करता, फिर मुझे पब्लिक अथॉरिटी समझाना पड़ता आपको। अरे बोलो। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब पार्लियामेंट, वही विधानसभा। जितने भी मिनिस्ट्री के ऑफिस है सब क्या है? अरे बोलो। आप कहते हो ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सब क्या है ये? पब्लिक अथॉरिटीज है। जितनी भी सरकारी ऑफिस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ये भी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। और जितनी भी कोर्ट्स हैं ये भी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। आ गया मजा? बट बेटा इतने से काम नहीं चलेगा। आरटीआई एक्ट ने पूरी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है, बट मैंने तो आपको जनरल बात बता दी, जितना अभी तक पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली अपना दिमाग लगाए तो समझ आ रहा है हमें कि जो जो मिनिस्ट्री किसने बनाई? गवर्नमेंट ने बनाई, वो कौन? अरे बोलो। पब्लिक अथॉरिटी। इसके अलावा जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस है वो क्या है? पब्लिक अथॉरिटी। इसके अलावा जितनी भी कोर्ट सिस्टम इंडिया में वो भी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। आगे बात समझ? पक्का? तो पब्लिक अथॉरिटी बेटा एग्जैक्ट क्या है ये हम कहां पढ़ेंगे? डेफिनेशन में पढ़ेंगे। इन पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाली गई है, क्या डाली गई है? कि जब भी इंडियन सिटीजन आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट किसका है बताओ? सिटीजन का। ऑब्लिगेशन किसकी है? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी एग्जैक्ट क्या है मैंने नहीं बताया, बट बेटा अंदाजा तो लगा सकते हैं। अभी तो एक्ट शुरू होगा, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट जनरल तो समझ आ रहा है पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसेस, वही क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। अब सुनना ध्यान से, तुम बोलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब क्या है बताओ? पब्लिक अथॉरिटी है। तुम जानना चाहो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, एमओएच, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय है, और कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्प्लॉय है? आपने सुना होगा फलाने की दीदी काम करती है मंत्रालय में, बट पक्की नहीं है, सरकारी नहीं है, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है। पता ना आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब होती है। आप डीटीसी की बसेस में ड्राइवर देखते हो, इसके अलावा वो टिकट काटता है, क्या बोलते हो उसको, कंडक्टर देखते हो, सारे सरकारी नौकरी में थोड़ी होते हैं। सरकार बड़ी चालाक है, आजकल सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब निकालती है। कह रहा सरकारी रखेंगे तो 40,000 महीना देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखती है 15,000 महीना, काम उतना ही लेती है। और बेचारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करते हैं वो इस उम्मीद में करते हैं कल को हम क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। बस इसी उम्मीद में करते रहते हैं, उनके बाल भी झड़ जाते हैं, बस इधर इधर रह जाते हैं। देखा होगा आपने? अरे बोलो भाई। बेटा ये पैसा बचाने का तरीका है सरकार का कि भाई क्या करो,
सरकारी एम्प्लॉय रखोगे तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर उसको बोनस ये दो वो दो, एम्यूनिटीज बहुत सारी है सरकारी ऑफिसर की। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखो, बंदा खुश भी रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सरकारी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एक उम्मीद में भी रहेगा सरकारी ऑफिसर बनूंगा। उम्मीद कभी पूरे करेंगे नहीं हम। अरे बोलो, हर सरकार आती चुनावी वादा लेकर, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय को पक्का कर देंगे, करते कभी नहीं है। केजरीवाल भी आया था, आज तक पक्के नहीं हुए। अरे बोलो भाई, समझ आया? आप जानना चाहो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कितने एम्प्लॉइज है सरकारी हैं, कितने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आप डालो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आरटीआई एक्ट हर एक सिटीजन को राइट देता है, आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अरे बोलो भाई, तुम जानना चाहते हो भाई ये एम्प्लॉइज जो काम करते हैं कितने हैं ये बताओ, इसके अलावा ये बताओ नंबर ऑफ एसीज कितने लगे हैं तुम्हारे यहाँ पर, ये भी बताएंगे आपको। पीछे एक आरटीआई एप्लीकेशन गई थी, एक पीछे आरटीआई एप्लीकेशन की एक डिपार्टमेंट था, उसमें 6 एसी लगे हुए थे और अंदर बैठते 3 लोग थे। एक बंदे ने एप्लीकेशन लगाई विभाग में आरटीआई थ्रू, या राइट देता है इंफॉर्मेशन मांगने का। उस बंदे ने एप्लीकेशन लगाई, बताओ कितने एसी लगे हैं, पता लगा एसी लगे 6, बंदे काम कर रहे हैं 3। तो भैया बिजली का वेस्ट नहीं कर रहे, बिजली का बिल भी आता होगा, बिजली का बिल पे भी करते होंगे, बिजली का बिल पे करते हैं तो मतलब किसका पैसा वेस्ट हो रहा है? हम तो टैक्स देते हैं भाई, हमारे पैसों से मंत्रालय में 3 लोगों के लिए 6 एसी चल रहे हैं, हम देखो यहाँ पर बिना एसी के बैठे हैं। अरे बोलो, किसी के पास फैन चलाने को लिए फैन चलाने के लिए नहीं है, सरकार उनको तो कुछ करती नहीं है, और ऊपर से अपने एम्प्लॉयज के लिए 6 क्या बनाकर बैठी, 6 एसी लगाकर बैठी है 3 बंदों के लिए। इस तरह से आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको, बिल्कुल ये फैक्ट रियल वाला एग्जांपल था। एक और सुना, आपने सुना होगा नाम तो, मनीष सिसोदिया को जानते हो? कौन है मनीष सिसोदिया? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ सीएम, जिसको नहीं पता उप मुख्यमंत्री दिल्ली के। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब ये आम आदमी पार्टी वाले आपको पता ही थोड़े से ज्यादा क्या है, ये शाणे हैं, ये कहते हैं हम ही शरीफ है बाकी सब पागल हैं। केजरीवाल की पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या ईमानदार बाकी सब बेईमान, सबसे बड़े चाहिए यही हो। क्यों? इनका कॉन्सेप्ट है सीधा, भाई हम तो भाई ईमानदार हैं, बोलते रहेंगे, सामने सच मान ही जाएगा एक दिन। अरे बोलो भाई, ये फैक्ट है। किसी मार्केटिंग में तुम देखो ना कि 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, अगर कोई कोई क्रीम की ऐड करी जाए 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, और अगर उस ऐड को तुम 100 बार देख लो तुम भी यकीन कर लोगे सच में यार 7 दिन में गोरे हो ही जाएंगे। अरे बोलो, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो। आप किसी भी आम आदमी पार्टी के बंदे से बात करो, बोलेंगे हम राजनीति बदल रहे हैं, हम ईमानदारी वाली राजनीति कर रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, वो भी वैसे ही है जैसे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले हैं। मनीष सिसोदिया थोड़े शाने थे, इन्होंने क्या करा, मोदी जी ना बड़े एक्टिव है, आपको पता हो ट्विटर पे बड़े एक्टिव है, सोशल मीडिया पे। अब आपको पता सोशल मीडिया पे बेटा, मनीष सिसोदिया सोचा सोशल मीडिया पे मोदी जी खुद तो एक्सेस करते नहीं होंगे, इन्होंने बिठाई होगी टीम जिनको सैलरी देते होंगे, और मैं पब्लिकली बात लेकर आऊंगा, देखो पब्लिक का पैसा क्या कर रहे हैं ये, वेस्ट करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर। भाई तुम ट्विटर हैंडल अकाउंट हैंडल करने के लिए एक बंदा रखते हो जिसको 50,000 सैलरी देते हो, तो लोगों में बात आएगी, लोग क्या बोलेंगे, मतलब हमारे मोदी जी 50,000 वेस्ट कर रहे हैं ना भाई। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ये मोदी के अगेंस्ट क्या करा, पीएमओ ऑफिस में आरटीआई एप्लीकेशन दी, वहां से रिप्लाई आया प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, खुद एक्सेस करते हैं। हमारे मोदी जी क्या करते हैं, सारे अकाउंट खुद, वो उनके पास खुद का मोबाइल है, असिस्टेंट है, उनसे मोबाइल लेते हैं, उनका असिस्टेंट खुद एक्सेस करते हैं, कोई रुपया जीरो जीरो रुपया खर्च करते हैं वो। तो उनको लगा कि हम मार्केट में ये बात लाकर क्या करेंगे, मोदी जी की बदनामी करेंगे, खुद की हो गई उनकी। क्यों? अल्टीमेटली वहां से आया क्या रिप्लाई, नो एक्सपेंडिचर। अरे बोलो, तो हर एक सिटीजन का राइट है। अब देखो मनीष सिसोदिया भी तो सिटीजन है। अरे बोलो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ काम करते हैं, पीएम ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गई थी एप्लीकेशन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है। अरे बोलो, उससे मांगी गई इन्फॉर्मेशन। तो 2 पॉइंट समझ आ गया आपको। पहला पॉइंट क्या है कि सिटीजन का तो क्या होता है इस एक्ट में, राइट होता है, और पब्लिक अथॉरिटी की क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी, उसकी ऑब्लिगेशन है। एक बच्चा मान लो एप्लीकेशन दे कि सर आशीष चौड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का पिछले साल का टर्नओवर बताओ क्या होता है, मैं बताऊंगा? क्यों? मैं पब्लिक अथॉरिटी नहीं हूँ। समझ आ गया? पर तुम किसी पब्लिक अथॉरिटी से मांगना चाहो टर्नओवर, मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आई बात समझ? इतनी बात क्लियर है? पब्लिक, अभी मैंने आपको
दो बातें बता दी, सिटीजन का राइट है और पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। अब ये पब्लिक अथॉरिटी जो होती है ना, हर एक पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, क्या? कि वो दो तरह के ऑफिसर अपॉइंट करे। कितने ऑफिसर अपॉइंट करे? दो तरह के। एक होता है पीआईओ, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एक होता है असिस्टेंट पीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो बेटा एक तो पीआईओ होता है, क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और एक कौन होता है बताओ? एपीआईओ, जिसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं? एपीआईओ। सर ये है कौन? हर एक पब्लिक अथॉरिटी को एक्ट बोलता है दो ऑफिसर अपॉइंट करो, क्योंकि जो एप्लीकेशन सिटीजन देता है ना, वो किसको देता है? पब्लिक अथॉरिटी को। वो एप्लीकेशन पब्लिक अथॉरिटी में जो पीआई होता है वो एंटरटेन करता है। कौन एंटरटेन करता है? मतलब मुझे अगर जानना है प्रधानमंत्री मोदी जी की सैलरी कितनी है, अरे बोलो, मुझे क्या जानना है? प्रधानमंत्री मोदी जी की सैलरी और उनको क्या क्या एमिनिटीज मिलती है। मैं सिटीजन, मेरा राइट है, मैं एप्लीकेशन किसको दूंगा बताओ? पीएमओ को। किसको दूंगा? पीएमओ कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कौन होगा? एक पीआई होगा। क्या होगा? एक पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मेरी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेगा और रिप्लाई भी कौन करेगा? पीआईओ। अरे बोलो, तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है सिटीजन को, वो कौन एंटरटेन करता है पब्लिक अथॉरिटी में? आप बोलोगे पीआईओ एंटरटेन करता है। अरे बोलो, मैंने क्या बोला? आपकी एप्लीकेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन जो डिमांड करती है, वो कौन एंटरटेन करता है? पीआईओ एंटरटेन करता है। तो सर एपीआईओ का क्या काम होता है? इसका एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसका क्या काम होता है? तो बेटा पीआईओ तो हेड लेवल, हेड ऑफिस में बैठा होता है। कहां बैठा होता है? हेड ऑफिस। जैसे आईसीएसआई है, आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है, सरकारी है। अरे बोलो, तो आईसीएसआई में कौन होगा? पीआई होगा। बट आईसीएसआई के अदर ऑफिसेज भी तो है बेटा। अरे बोलो, इसके क्या है? चैप्टर वाइज ऑफिस है, नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, मेरठ में भी है। वहां पर बेटा, वहां पर कौन होगा? एपीआई होगा। वहां पर कौन होगा? एपीआई हो। जितनी भी ब्रांचेस होती है बेटा, वहां पर कौन बैठता है? एपीआई हो। तो हेड ऑफिस में पब्लिक अथॉरिटी के कौन होता है? पीआईओ। और जितनी ब्रांचेस और नीचे ऑफिसेज होते हैं, वहां पर कौन होता है? एपीआईओ। अच्छा, अगर आपने डायरेक्ट हेड ऑफिस में एप्लीकेशन दी, तो पीआईओ एप्लीकेशन रिसीव करेगा और आपको रिप्लाई कर देगा। अगर आपने ब्रांच में एप्लीकेशन दी, तो आपकी एप्लीकेशन कौन एक्सेप्ट करेगा? एपीआईओ आगे फॉरवर्ड कर देगा पीआईओ को। आगे बात समझ? पक्का? कोई डाउट? तो बताओ पीआईओ कहाँ होता है? हेड ऑफिस लेवल पर। और ये कहाँ होता है बेटा? ब्रांचेस लेवल पर। बोलो, बात समझ आ गई? पक्का? यहां तक किसी को डाउट? दो बातें पढ़ा दी मैंने। पहली पढ़ाई क्या? आरटी एक्ट में सिटीजन को क्या मिला है? राइट। और पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन। की जब भी सिटीजन मांगेगा इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है इंफॉर्मेशन दे। यहां तक क्लियर है पहली बात? दूसरी बात, हर पब्लिक अथॉरिटी को क्या बनाने हैं? दो तरह के ऑफिसर, एक पीआईओ, दूसरा एपीआईओ। पहला पीआईओ क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कहां होगा वो? हेड ऑफिस में। दूसरा कौन होगा? एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वो कहां होगा? ब्रांच लेवल पे। इतनी बात समझ आ गई? अब लॉजिकली बात करते हैं बेटा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बताया अभी तक या नहीं बताया? नहीं बताया। डेफिनेशन बताई या नहीं बताई? बट इतना तो बताया, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी। अरे बोलो, पक्का? अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी में आपको बोल के चलता पब्लिक अथॉरिटी है। तो अभी के लिए जब तक मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, मेरे लिए पब्लिक अथॉरिटी इज इक्वल टू क्या हो गई? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। इसमें किसी को डाउट? अब ये गवर्नमेंट अथॉरिटी आगे दो तरह की होंगी, या तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी सेंट्रल की होगी, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेट की होगी। बिल्कुल सही बात है। एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सड़कों पर सुबह सुबह झाड़ी लगाते हैं, ये क्या है बताओ? ये गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेट की है, सेंट्रल की है? स्टेट की है। रेलवे, ये पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल की है, रेल या स्टेट की है? सेंट्रल की है।
आगे बात समझ, तो सुनो आगे, हर चीज लॉजिकल है। जब सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी में किसी को एपीओ बनाया जाता है उसको बोलते हैं सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बड़ा सिंपल है, समझ आया। जब कोई स्टेट पब्लिक अथॉरिटी में अपॉइंट करा जाता पीआईओ उसको बोलते हैं एसपीआईओ। वाह, कितना इजी है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और इधर एपीआईओ क्या हो जाएगा बताओ, सीएपीआईओ और एसएपीआईओ। आगे बात समझ, अरे बोलो पक्का, मैंने सुनिया। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हर पब्लिक अथॉरिटी में दो तरह के ऑफिसर होते हैं, एक होता है पीआईओ हेड ऑफिस लेवल पर, दूसरा एपीआईओ कहां पर, ब्रांचेस लेवल पर। सर पब्लिक अथॉरिटी इज इक्वल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, बस कर बेटा। पब्लिक अथॉरिटी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और एक कौन सी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी होती है वहां पर बेटा पीआईओ को क्या बोलते हैं, सीपीआईओ। और स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी वालों को क्या बोलते हैं, एसपीआईओ। और इधर आ जाओ बेटा, असिस्टेंट पीआईओ को क्या बोलते हैं, यहां पर बेटा सेंट्रल वाले को बोलते हैं सीएपीआईओ और स्टेट वाले को बोलते हैं एसएपीआईओ। बताओ हुआ नहीं हुआ याद, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट आ रहा हो, पूछना चाह रहे हो, पक्का। आगे बढ़े, चलिए दोबारा बता दो, राइट किसका है, सिटीजन का। तो मिस्टर जॉर्ज, मिस्टर जॉर्ज फ्रेंड ऑफ मिस्टर आशीष अरोड़ा रहते कहाँ है, यूएसए, इंडिया में आए और कहते हैं मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं आईसीएसआई से, वेदर अलाउड और नॉट, नॉट क्यों, इंडियन सिटीजन इंफॉर्मेशन ले सकता है। आगे बात समझ, पक्का। पहला क्वेश्चन एग्जाम में, अब देखो केस स्टडी कैसे बनती है, क्या क्या बता रहा हूं आपको। अब देखना, बच्चे बोलते हो सर केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, हमारा दिमाग ही खराब हो जाता है। आप अभी देखना सॉल्व करके बताओगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लिखना नहीं बेटा कुछ भी, मिस्टर जॉर्ज फ्रेंड ऑफ ए, तुम सर लगा लेना बदतमीज कहीं, बोलो ठीक है, फिर डैश डैश छोड़ दिए, फिल कर लेना। मिस्टर जॉर्ज फ्रेंड ऑफ डबल ए, ठीक है, रिजाइडिंग इन इंडिया, रिजाइडिंग इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 6 months, बट ए सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, बट ए सिटीजन ऑफ यूएसए। ठीक है जी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, मिस्टर जॉर्ज फ्रेंड ऑफ डबल ए रिजाइडिंग इन इंडिया, कहां रह रहा है, इंडिया में, फ्रॉम लास्ट 6 months, बट ए सिटीजन ऑफ यूएसए। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर जॉर्ज, अच्छा आगे बढ़ा दूं, पूरी सेंटेंस कर दूं, बट ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वांट्स टू obtain information and wants to obtain information from मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमओएच मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फुल स्टॉप। एक्सप्लेन वेदर मिस्टर जॉर्ज इज अलाउड अंडर आरटीआई एक्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। बताओ आंसर बेटा, आंसर क्या है, बस डायरेक्ट ना पूछकर क्या कर लिया, घुमा कर पूछ लिया। अब बच्चा कहता हाँ इतनी सारी इंग्लिश कौन पढ़ेगा, बच्चों को चाहिए क्वेश्चन पूछो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, जो आज तक तुम 11th 12th में करते हो, यही फर्क है एग्जीक्यूटिव में। 11th 12th और एग्जीक्यूटिव बस इतना ही फर्क है, वहां पर तुमने डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन फेस करे हैं, यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट ना पूछ कर क्या पूछा जाएगा उसको, इनडायरेक्ट वे में, और तुम बोलोगे इतना सारा पूछा गया हमसे, हमें तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। भाई समझ तब आएगा जब तुमने पढ़ा हो, अरे बोलो, जब तुमने पढ़ा हो, तुम्हें प्रोविजन अच्छे से याद हो, पता हो, तो क्यों नहीं जवाब दे सकते। बताओ इसमें क्या लिखोगे तुम, नहीं सिर्फ 9 लिखोगे 5 नंबर में, 9
पूरा एक्सप्लेन करोगे कि आरटी एक्ट अलाउस, आरटी एक्ट किसको अलाउ करता है? ओनली इंडियन सिटीजन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। आगे बात समझ, प्रॉपर लिखोगे 5 नंबर में, उसके बाद लिखोगे मिस्टर जॉर्ज फ्रेंड ऑफ डबल ए कैन नॉट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईसीएसए बिकॉज ही इज रेजिडेंट, बिकॉज ही सिटीजन ऑफ यूएसए। आई बात समझ? अरे बोलो। इस तरह से बेटा एग्जाम में क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं केस स्टडी। और जहां पर बच्चा आके कहते हैं हम नहीं सॉल्व कर सकते, बताओ सॉल्व करना मुश्किल है इजी है? इजी है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट बोलो आगे क्या, आपको प्रोविजन याद हो, आपको लॉ याद हो, आप क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते हो। अरे बोलो। चलो एक क्वेश्चन बता दिया मैंने, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस तरह से आएंगे। चलिए ऊपर जितना बताया समझ आ गया, अब आती है बात आगे की। सर राइट किसका है बताना, बोलो। सिटीजन का। ड्यूटी किसकी है? पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का, बिल्कुल। अब ये राइट ऑफ सिटीजन जो इंफॉर्मेशन लेगा, ये राइट बेटा अपना एक्सरसाइज कर सकता है 2 वेज में। ये राइट अपना एक्सरसाइज कर सकता है कितने वे में? 2 वे में। पहला, बिल्कुल ऑफलाइन, ऑफलाइन बिल्कुल। फिजिकल एप्लीकेशन दे दे, या तो क्या दे दे? जब फिजिकल, अच्छा एक बात बताओ, जब आप एप्लीकेशन दोगे किसी पब्लिक अथॉरिटी को, वो किसके पास जाएगी? उस पब्लिक अथॉरिटी के पीआईओ को जाएगी। अरे बोलो, वो फ्री में क्यों काम करे आपके लिए? तो सरकार ने लिखा हुआ है कि भैया जब भी आप इंफॉर्मेशन मांगते हो तो बेटा साथ में क्या देनी पड़ेगी आपको? फीस। सर फीस कितनी? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सोर्ट। क्या? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन सोर्ट। आप इंफॉर्मेशन कैसी मांग रहे हो? अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा क्रूशियल है, फीस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन बिल्कुल हल्की फुल्की है, फिर फीस कम रहेगी। तो फीस लीव अब अलग अलग वेरी करती है। बोलो इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा फिजिकल एप्लीकेशन जाएगी, फिजिकल फीस जाएगी, लेटर आप एप्लीकेशन लिख कर दोगे और आपके घर इंफॉर्मेशन भी कैसे आएगी? कोरियर से आपके पास लेटर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? पर बेटा ये ओल्ड जमाना हो गया, ओल्ड एज वाली बात होगी। अब क्या आ गया? ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताओ, आप एप्लीकेशन को फिल करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, वहां पर एक फॉर्म दे रखा होगा ऑनलाइन, वेबसाइट पर क्या दे रखा है? एक फॉर्म है। जैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, वैसे वहां फॉर्म दे रखा है, उस फिलअप उसमें जितने भी क्या दे रखे हैं डिटेल्स है वो सबमिट करो, फॉर्म को फिल करो, और साथ में क्या करो? फीस। अब बताओ फीस डेबिट कार्ड से दोगे या फिर फिजिकल दोगे? हाँ जी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन फीस दो। यहां पर फीस कैसे होती है? डिमांड ड्राफ्ट से। आ रही है बात समझ? डिमांड ड्राफ्ट आई होप सबको पता होगा, डीडी क्या होता है? अरे बोलो। पहले आईसीएसआई में एडमिशन पता है कैसे होते थे? डिमांड ड्राफ्ट से। जब मैंने एडमिशन लिया था हम क्या करते थे, पहले वहां गए आईसीएसआई के सेंटर पे, वहां से प्रोस्पेक्टस खरीदा 50 रुपए का। प्रोस्पेक्टस के आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की फोटो होती थी, प्रेसिडेंट कौन है ये सब लिखा होता था। लास्ट में 2 पेज में क्या होता था? एप्लीकेशन फॉर्म। उसको फाड़ो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, साथ में डीडी लगाओ, और वहां पर आईसीएसआई के डेस्क पर, वहां पर क्या होंगे, हेल्प डेस्क पर लोग बैठे होते हैं, उनको दे दो, वो आपका फॉर्म उड़ा कर यूं फेंक फेंक देगा टोकरी में, एडमिशन हो गया आपका। मतलब उनके पास काम ज्यादा होता था, तो फॉर्म पकड़ते पीछे उड़ाकर फेंक देते, पीछे टोकरी होती थी बड़ी सी, वहां फॉर्म ऐसे लेट लेट जाता जाके, आपके एडमिशन हो गया। यही था पहले प्रोसेस। अब क्या है, डिजिटल जमाना आ गया, ऑफलाइन खत्म कर दिया। जब हम जाते थे ना, सर टकराते थे, सर टकराते थे एडमिशन के लिए, और लास्ट दिन चले गए तो एडमिशन भी नहीं मिलता था, इतनी भीड़ होती थी वहां पर। उसका भी अपना मजा था। तो देखा ही नहीं ऑफिस, तुम जाओगे ओडीओपी करने तब देखोगे ऑफिस। अब ऑनलाइन है बेटा सब कुछ, अब आईसीएसआई में ऑनलाइन है। आप अपना ऑनलाइन सबमिट करो, ऑनलाइन फीस दो, और क्या करो? एडमिशन ले लो। ऐसी आरटीआई बेटा क्या बोलता है, या तो फिजिकल एप्लीकेशन दे दो साथ में फिजिकल फीस, या फिर क्या करो? ऑनलाइन एप्लीकेशन। सर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या करें? तो बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आपको, किताबी बात नहीं, आप देख लीजिए बेटा। आरटीआई ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन, इस वेबसाइट पर जाना है। हर जगह मोदी जी आ जाते हैं, ये में भाई राइट है उनका। देखो, तो ये हमारी क्या होगी बताओ?
वेबसाइट होगी जहां पर हमें जाना है। वेबसाइट का नाम समझ आ गया? क्या नाम बताओ, एड्रेस क्या वेबसाइट का? www.rtionline.gov.in। आप भी अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से एक्सेस करके देख सकते हो। अब ये हम कहां पर आ गए? वेबसाइट पर आ गए। अब देखो बेटा हमारे पास ऊपर क्या आ रहे हैं, कुछ मेन्यू बार में ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? होम। फिर क्या आ रहा है? सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन। उसके आगे क्या है? सबमिट फर्स्ट अपील। ये फर्स्ट अपील का बताऊंगा। अगर आपने इन्फॉर्मेशन मांगी पीआईओ से, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। अभी हम अपील थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम क्या मांग रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। तो हम कहाँ जाएंगे? सबमिट रिक्वेस्ट पर। तो www.rta.gov.in पर जाएंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। ऐसी बड़ी सारी क्या खुल जाएगा? फॉर्म ओपन हो जाएगा बेटा। ये यहाँ पर क्या करना होगा? आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड अबव गाइडलाइंस। ये सारी गाइडलाइंस पढ़ लो। इसके बाद क्या करो? सबमिट करो। लो जी, फॉर्म ओपन हो गया। किस मिनिस्ट्री, किस डिपार्टमेंट, किस अपेक्स बॉडी से आपको ये इंफॉर्मेशन लेनी है? आईसीएसआई से मांगे? अरे बोलो। तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताना कहाँ आ रहा है। ये रहा। याद है फाउंडेशन में आपने पढ़ा था आईसीएसआई किस मिनिस्ट्री की जुरिस्डिक्शन में काम करता है? कौन कहता है नॉलेज काम नहीं आती? देखो आई ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जुरिस्डिक्शन में कौन काम करता है? तो सबसे पहले ऊपर आपने क्या कर दिया? उस मिनिस्ट्री का नाम डाल दिया। वो आपसे क्या पूछ रहा है? पब्लिक अथॉरिटी बताओ। तो आइए देखो बेटा, नीचे दिख रही होगी आपको, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अरे बोलो, समझ आ गया? इसके बाद अपनी क्या डालो? ईमेल आईडी angel.priya। या सही वाली? फेक वाली नहीं, सही वाली। ठीक है, फिर कंफर्म ईमेल। प्रिया किसी का नाम तो नहीं है? फिर उसके बाद नाम, जेंडर, ये सब डालो। और उसके बाद क्या करो? इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए यहाँ रखो, और बेटा कैप्चा कोड डालो। उसके बाद सबमिट करो। फिर पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। क्या आ जाओगे? पेमेंट गेटवे पे बेटा ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकाल कर डिटेल्स डालो, सबमिट करो। बस आपकी एप्लीकेशन चली गई। अब आपको मेल आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। क्या आ जाएगी? मेल। बताओ मुश्किल है क्या? अरे बोलो। देखो मैंने आज आपको राइट दे दिया। पहला एक्ट और पहला राइट आपको जिंदगी का पता लग गया। क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तुम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांग सकते हो? सारे बच्चों समझ आया? दोबारा से दिखा रहा हूं। हम कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे बताओ? www डॉट है, सीधा जाओगे आरटीआई, वही www.rtionline.gov.in पर। जितने बच्चे सब देख लो, इस वेबसाइट पर जाएंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पर जाएंगे, गाइडलाइंस आ जाएंगी। आई हैव रीड अंडरस्टूड गाइडलाइंस करेंगे, सबमिट करेंगे, और ये फॉर्म ओपन होगा। जिस भी आपको पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए यहां सबमिट कर दो। ये कौन सा प्रोसेस बताया मैंने आपको? ऑनलाइन वाला। बोलो बच्चों, कौन सा बताया? तो ऑनलाइन में यहाँ पे साइट का नाम लिख दो बेटा। आपकी किताबों में, आपके मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, अगर आपको फॉलो करना हो। rtionline.gov.in। अच्छा, और एक एक और कॉलम था उसके साथ। ये देखो, सबमिट फर्स्ट रिक्वेस्ट। अगर मैंने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने इंफॉर्मेशन, उसके अगेंस्ट अपील कर सकता हूँ। अपील बताओ, बड़ी अथॉरिटी के पास जाएगा, छोटी अथॉरिटी के पास जाएगी? बेटा यहाँ पर हम पीआईओ से ऊपर वाली अथॉरिटी के पास अपील कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे। किसकी? पीआईओ की। अरे बोलो, समझ आ गया? पक्का? तो इंफॉर्मेशन मांगने के दो रूट बताओ कौन कौन से हैं? एक ऑनलाइन और एक फिजिकल। फिजिकल में एप्लीकेशन भी फिजिकल दोगे, फीस भी क्या करोगे? फिजिकल डिमांड ड्राफ्ट के साथ। ऑनलाइन में क्या करोगे? www.rtionline.gov.in पर जाओगे, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, और साथ में क्या करोगे? ऑनलाइन फीस दोगे। क्लियर है बच्चों इतनी बात? अच्छा मुझे बताओ, आईसीएसआई क्या है? पब्लिक अथॉरिटी है। अरे बोलो। अब आपका एक राइट बताता हूँ। जब बच्चे आप सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे दोगे, जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता, उनको लगता है कि हमारी पेपर में सही मार्किंग नहीं हुई है, तो वो रीवैल्यूएशन करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? अपनी शीट को निकलवाते हैं, रीवैल्यूट। या आप चाहते हो भैया रीवैल्यूएशन नहीं करवाना, हम चाहते हैं हमने जो आंसर शीट लिखी थी ना, हमें दे दे आईसीएसआई, ताकि हम ये जज, क्योंकि हम तो भूल चुके हम क्या लिख कर आए थे। अरे बोलो, हमने किसकी माँ को मासी कहा था, हमें याद है? नहीं, हमें तो याद ही नहीं कुछ।
पेपर के वक्त इतना प्रेशर होता है आपको खुद नहीं। आप अगर बेटा ये भी आपको याद नहीं होता कई बार, तो आपने अटेम्प्ट क्या क्या करा, अगर आप टिक ना करो तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं पेपर पर टिक कर देते हैं कि मैंने ये अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो आपको ये पता करना है यार, मेरे नंबर आए 34 कंपनी लॉ में, मुझे फेल कर दिया इन्होंने, और मेरे को लगता है गलत फेल करा इन्होंने, तो मेरे को चेक करना है मेरी कहाँ गलतियां थी। तो आप एप्लीकेशन दो आईसीएसआई को, आईसीएसआई को बोलो मैं सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। आईसीए कहता है ठीक है दे देंगे, 500 रुपए पर कॉपी लगेगा। कितना रुपए लगेगा? 500 रुपए दे दिए और कॉपी ले ली। ये तो तुमने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किससे ली? आईसीएसआई से। अब आईसीएसआई कौन सी अथॉरिटी है? पब्लिक अथॉरिटी। तुम डायरेक्ट मत दो आईसीएसआई का एप्लीकेशन, तुम जाओ पहले आरटीआई एक्ट के थ्रू एप्लीकेशन दो पीआईओ को, 10 रुपए में सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी। 10 रुपए में सर्टिफाइड कॉपी, 10 रुपए के कुरकुरे आते हैं, 10 रुपए की सर्टिफाइड कॉपी आती है। चॉइस इज योर्स। अरे बोलो, समझ आया? आपको बेटा एक्ट का इम्प्लीकेशन बता रहा हूं, कहां कहां पर कैसे कैसे यूज होगा। आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी है, आईसीएसआई से हम क्या लेते हैं? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। क्या लेते हैं? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। आईसीएसआई कहता है हमसे मांगोगे डायरेक्ट तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट देंगे आपको, पर आंसर शीट दे देंगे आपको। अब तुम क्या कह रहे हो, नहीं हम तो डायरेक्ट आईसीएसआई से नहीं मांगेंगे, हम किसके रूट से जाएंगे? आरटीआई के रूट से। आरटीआई कहता है जाओ, क्योंकि आईसीएसआई कौन सी अथॉरिटी है? अभी मैंने फॉर्म दिखाया था, आप डिमांड कर लो मेरा ये अटेम्प्ट है, ये वाली मेरी आंसर शीट है, और मुझे क्या चाहिए? सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आपके मेल पर आ जाएगी सर्टिफाइड कॉपी 10 रुपए में बस। और बेटा इसके साथ 2-4 रुपए और लगेंगे, बता देता हूँ कौन से। 10 रुपए फीस है, प्लस आईसीएसआई कहता है प्रिंट करके भेजेंगे आपकी कॉपी को, तुम्हारी प्रिंटिंग कॉस्ट भी तो आएगी, हम स्कैन करेंगे प्रिंट करेंगे उसकी कॉस्ट आएगी, तो 2-4 रुपए वो लगा दो, 14 रुपए 15 रुपए करीबन आपसे लिए जाएंगे। क्या माड़ा है बताओ? अरे बोलो। आपकी मेल मेल पर आपकी क्या आ जाएगी? कॉपी आ जाएगी। और अगर आप आरटीए रूट से नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट जा रहे हो, तो फिर आप क्या करो? 500 रुपए दो आईसीएसआई को, वो आप डायरेक्ट रूट से गए हो। तो आरटीए की एक्ट की वैल्यू समझ आई? अरे बोलो भाई, ये बड़ा अच्छा एक्ट है। जब आपको कोई पब्लिक अथॉरिटी परेशान कर रही हो, अपनी पावर का मिसयूज कर रही हो, आरटीए एक्ट चला दो उसके ऊपर, तुरंत पता लग जाएगा उसकी पावर क्या है, पावर क्या नहीं है। आपने देखा हो कई बार क्या होता है, बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, या पब्लिक अथॉरिटीज है जहां पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, डिले करते हैं काम में। इनके पास स्टाफ कम होता है, ये क्या करते हैं? डिले करते हैं। बट हर चीज की टाइम लिमिट होती है बच्चों। मान लो मैंने पीएनबी बैंक को एप्लीकेशन दी, मेरे को लोकर खुलवाना है। क्या खुलवाना है? लोकर। मेरी एप्लीकेशन गई 4 महीने हो गए, लोकर आज तक खुला ही नहीं। मेरी एप्लीकेशन गई कितने महीने हो गए? 4 महीने, लोकर खुला ही नहीं। मेरे को गुस्सा, मैंने एप्लीकेशन दी आरटीआई में पहले ये इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कि पीएनबी बैंक के रूल्स कितने दिन में पीएनबी बैंक को अलाउ करते हैं, ऑब्लिगेशन डालते हैं लोकर ओपन करने के लिए, और इस ब्रांच में कौन सा वो कंसर्न्ड पर्सन है जिसकी ड्यूटी थी। ये मैंने एप्लीकेशन दी। बताओ ये दोनों इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। मुझे ये भी पता लग जाएगा कि उस ब्रांच में किस आदमी को मेरा लोकर खोलना था और कितने दिन में खोलना था। अरे बोलो भाई, इंफॉर्मेशन मिलेगी? मिल गई। अब उस आदमी पे चढ़ जाओगे आप? अरे बोलो, कैसे? तलवार लेके? और भी लीगली रूट है बेटा। जैसे ये एक राइट बताया मैंने, वैसे और भी राइट है हमारे पास। आपने पढ़ा है वो? अगर सीएसईटी के साथ आपका फिर एक बताता हूं, रिट, रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस क्या बोलता है? कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर काम नहीं कर रही तो अब तो कोर्ट के पास चले जाओ, कोर्ट उसको कमांड देता है, फटकार लगाता है। याद है? आपको पता लग जाएगी इसकी ड्यूटी थी, काम नहीं करा, तुम क्या कर सकते हो कोर्ट में? रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हो, उसकी जॉब तक खा जाएगा कोर्ट। अरे बोलो, और आपका काम अगले दिन हो जाएगा। कितनी बड़ी पावर दे रखी है। आप में से किसी ने ये नहीं पूछा सर ये पावर दी क्यों? मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया, बट आप में से किसी ने नहीं पूछा ये पावर क्यों दी सर। बेटा मैंने आपको बताया था ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही नहीं है। यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सिटीजन को पावर ज्यादा से ज्यादा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकारें कौन चुनते हैं? सिटीजन। तो उनको राइट है ना जानने का, भाई किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसका हक है, उसका हक है वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। अच्छा, पब्लिक अथॉरिटी किसके पैसों पर चलती है? हमारे पैसों पर चलती है। पता लगे हमारे पैसे को वो क्या कर रही है? वेस्ट कर रही है, तो आप ये बात कहां से? आरटीआई से निकलवा सकते हो। फिर जैसे पता लग गया वेस्ट कर सकती है, उसकी फटकार के लिए कहां चले जाओ? कोर्ट चले जाओ, फटकार लग जाएगी उसको। और इतना काम करने के लिए भैया टाइम भी तो होना चाहिए।
अरे बोलो। बट राइट तो है ना। आपको नहीं पता देश में बहुत कुछ गलत होता है, पर कितने लोग आवाज उठाते हैं बताओ? नहीं। उसी को तो बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो इन लोगों में, जो इन चीजों में जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग आवाज उठाते हैं। आप और हम तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए क्या करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं बस। अरे बोलो। हमें दिख रहा है यहाँ गलत हो रहा है, पर हम कुछ करते नहीं है, क्यों? क्या क्या पंगे लेने, या टाइम नहीं है, दूसरा क्या पंगे लेने, क्या लड़ना किसी से, हम ऐसे में जीवन निकाल देते हैं। अरे बोलो। तो इसी के लिए बेटा हमारे यहाँ पर देश में जन्म लेते हैं कुछ ऐसे बढ़िया लोग, जिनको बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट। आपने देखा होगा सोशल एक्टिविस्ट जो पर्यावरण पर काम करते हैं। अरे बोलो, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से पैसा लगा लगा कर काम करते हैं, जो सरकारों का काम है, बट कर कौन रहे हैं? खुद कर रहे हैं। सोनू सूद फाउंडेशन क्या उसकी ड्यूटी है? सोनू सूद की ड्यूटी है। सोनू सूद फाउंडेशन आपको पता ना चलती है, सोनू सूद हेल्प करता है, कोविड के टाइम से हेल्प करता रहा। अरे बोलो। का मन करता है भाई, करता है वो। समझे आप? ऐसे लोग हैं, तभी तो बेटा आप अगर देखो, अगर ये फैक्ट है, अगर कोविड में बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट आगे ना आते ना, तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है इंडिया में। वैसे ही बहुत बड़ा क्या हुआ, ब्लंडर तो हुआ था, क्योंकि हमारा जो मेडिकल सिस्टम था वो क्या हो चुका था, कोलैप्स खत्म हो चुका था, बेड एक नहीं था। पता ना आप सबको, कोविड के टाइम पर एक बेड नहीं था। बट आप स्टेटस पर लगा दो कि आई नीड ए सिलेंडर या आई नीड ए बेड, तो आपको देखो 1000 फोन आ जाते थे, 1000 लोग आपको बता देते थे यहाँ पर बेड है, मैं तेरी मदद करवा देता हूँ, तेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, घर दिलवा देता हूँ। वो कौन लोग थे? फरिश्ते तो थे जो काम कर रहे थे। अगर वो ना होते, सोचो, मेडिकल सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका था। अरे बोलो, तो फिर मौतें ज्यादा ही तो होती। अरे बोलो भाई, जितनी हुई उससे ज्यादा और होती। तो बहुत बड़ा अच्छा काम करते हैं बेटा सोशल एक्टिविस्ट। तो जो वो लोग होते हैं वो आरटीए का बड़ा अच्छा यूज करते हैं। हम लोग को तो क्या है, फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी लाइफ से। हम लोगों को क्या है, फुर्सत नहीं मिलती। जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं उनको पता है इस एक्ट को कैसे यूटिलाइज करना है। बट ये एक्ट राइट किसको देता है? सबको देता है, सिटीजन को। आप भी अगर इंफॉर्मेशन मांगना चाहो, मांग सकते हो। एक बात बताओ, सरकारें क्या करती हैं आपको पता हो? ये बोलती है जो अपने चुनावी वादे में, हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। जो भी सरकार आती है सीधा क्या बोलती है? रोजगार देंगे। पर पता लगता है पिछले 2 साल से एसएससी के एग्जाम ही नहीं हुए, और हुए थे उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। होता ना ऐसा? ऐसा नहीं है बेटा, सरकारी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि एग्जाम होने चाहिए और इतने टाइम में रिजल्ट आना चाहिए। बट किसी को टाइम लिमिट नहीं पता। कैसे ले सकते हो टाइम लिमिट वो? आरटीआई से। अब तुमने पेपर दिया है, तुम वेट कर रहे हो, तुम तो कलप जाओगे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, आरटीए से एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या निकलवाते हैं? टाइम लिमिट। फिर सरकार के अगेंस्ट कोर्ट चले जाते हैं कि भैया रिजल्ट नहीं निकाल रहे। फिर सरकार, कोर्ट क्या करती है सरकार को? फटकार लगाती है। क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता होगा, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट काम करता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता। सरकार के अंडर में सब चीज आती है, सीबीआई, सीआईडी, आईबी, सब किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में, एक्सेप्ट जुडिशरी। यही रीजन है जिसकी वजह से आसाराम बापू जेल में है, बाबा राम रहीम जेल में है, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, एक्स रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया लालू प्रसाद यादव कहाँ है? अगर उन पे सरकारों का दबाव होता तो इतने बड़े बड़े लोग कभी जेल में जाते ही नहीं। हमारे इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, सरकार के अंडर में काम नहीं करता। इसलिए आपने कई बार देखा होगा न्यूज में नीचे हेडिंग, ब्रेकिंग न्यूज आता होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया दिल्ली सरकार को झटका, लगी फटकार। नहीं पढ़ा? कभी न्यूज चैनल लगाओगे तभी तो पता लगेगा। तुम लगाते दूसरे चैनल हो। कभी न्यूज चैनल लगाना। जैसे अभी अभी देखो, आपको पता हो, पॉल्यूशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा लताड़ा। क्या तुम ड्रामे करते हो यार? एडवर्टीजमेंट करते हो, काय बात को? तुम्हें नहीं पता हर साल पराली जलती है, हर साल पॉल्यूशन होता है? क्या तुमने करेक्टिव एक्शन लिए? तुम बोलते ही तो हो। क्या सरकार को नहीं पता हर साल में इस बार क्या आता है? पॉल्यूशन बढ़ता है। पहले एक्शन लोगे जब हो जाएगा तब करोगे। अरे बोलो। जब हो जाएगा तो हाथ उठा देते हैं, हमने नहीं करा, पॉल्यूशन हरियाणा से आ रहा है, हरियाणा वालों को बोलो। केजरीवाल जी ऐसे तो बोलते हैं। अरे बोलो। तो दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फटकार लगाई थी। ऐसी बेटा सुप्रीम कोर्ट कई बार किसको फटकार लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि बेटा जुडिशरी हमारे इंडिया में क्या है, इंडिपेंडेंट है। आई बात समझ? वहां तो अगर प्राइम प्राइम मिनिस्टर का केस भी चला गया ना, वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह देखते हैं। अरे बोलो भाई, आई बात समझ? तभी तो लोग बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। अरे बोलो, इतने कॉन्फिडेंटली देखते हैं कोर्ट में चल, क्योंकि पब्लिक जितने भी ये बाकी प्रशासन के लोग हैं, ये तो सब करप्टेड है।
पुलिस तो बहुत सस्ते में मिल जाती है, आपको पता ही है। सारे करप्टेड ही होते हैं, बट जुडिशरी करप्टेड नहीं होती। जज होते हैं वो करप्टेड नहीं होते, बहुत कम होगा ऐसे। बाकी तो इंडिया में करप्शन हर जगह चलता है, बट वहां पर करप्शन नहीं होता। कुछ ईमानदार टकर जाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। फिर बाबा राम रहीम को जेल भेज देते हैं, वो बापू आसाराम को जेल भेज देते हैं। ये ना हो अगर ऐसे ईमानदार लोग जुडिशरी में, तो जेल जा पाते। इनकी फैन फॉलोइंग देखो करोड़ों में है। अगर वो चाहते दंगे करवा देते, कोविड से ज्यादा मौतें होती कि जेल जाने से पहले। फैक्ट है ये। अगर वो एक बार बोल दे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ जेल से जाने से पहले, भगत तो आ जाएंगे पागलों की तरह रोड पर। डंडे मारेंगे, पुलिस वाले मारेंगे, कितने लोग मरेंगे बेटा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दे वाला काम है ये वाला, मतलब बहुत बड़ा दिल वाला काम है जो ये जुडिशरी के लोग करते हैं। ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अरे बोलो भाई। अभी पीछे आप देखो, अयोध्या में केस चल रहा था, आपको पता हो, राम मंदिर और मस्जिद वाला। कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग केस था, वो डिसीजन दिया। कितना बड़ा डिसीजन था अपने आप में। ये बहुत लोगों की इससे जुड़ी हुई थी चीजें। बट जुडिशरी का काम है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहां तक बातें समझ आ गई? दो वे हैं सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन लेने के। क्लियर है बात ये? बेटर कौन सा बताओ? हाँ जी, ऑनलाइन। बट बेटा जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, वो क्या करेगा? फिजिकल। आई बात समझ? अब आगे आते हैं। फिजिकल में कैश नहीं देते भाई, फिजिकल में डिमांड ड्राफ्ट देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा किसके फेवर में? उस पब्लिक अथॉरिटी के फेवर में जिस पब्लिक अथॉरिटी से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। ठीक है, आगे देखो। अब सिटीजन क्या करता है? जो अपनी एप्लीकेशन है, सिटीजन की जो एप्लीकेशन है, कई बार तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट किसको देता है? पीआईओ को। अरे बोलो। और कई बार वो अपने एप्लीकेशन किसको देता है? एपीआईओ को। मतलब इसके दो रूट हो गए। पहला रूट क्या हो गया सर? पहला रूट तो ये हो गया, सिटीजन ने पीआईओ को एप्लीकेशन दी, क्या मांगने के लिए? इंफॉर्मेशन। और पीआईओ ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। अरे बोलो बच्चों, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सिटीजन ने एप्लीकेशन दी एपीआईओ को। बहुत बढ़िया। एपीआईओ क्या करेगा बताओ? इंफॉर्मेशन देगा? नहीं, एपीआईओ एप्लीकेशन को क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा किसको? और इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहां से आएगी? पीआईओ से आएगी सिटीजन के पास। आई होप क्लियर हो गया बच्चों ये भी। बताओ टाइम किस प्रोसेस में कम लगेगा, किस प्रोसेस में ज्यादा लगेगा? पीआईओ से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लोगे तो टाइम क्या लगेगा? कम। और अगर आपने एपीआईओ को दिया और एपीआई ने पीआईओ को फॉरवर्ड कर दिया, फिर पीआईओ दे रहा है, तो बेटा टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। वेरी गुड। इतनी बात समझ आ गई? बताओ जितना अभी तक पढ़ा कुछ मुश्किल है क्या? बताओ एक बार क्या क्या पढ़ लिया हमने। आओ, एक्ट कौन सा शुरू करा है बताओ हमने? आरटीआई। सबसे पहली बात क्या पढ़ी? आरटी एक्ट में किसको राइट मिला? सिटीजन को। ऑब्लिगेशन ड्यूटी किसके ऊपर आई? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी क्या है? क्वेश्चन मार्क। अभी नहीं बताया मैंने। अरे बोलो। पब्लिक अथॉरिटी क्या है? क्वेश्चन मार्क। बस इतना बता दिए। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो राइट सिटीजन का, पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी में बेटा कितने तरह के ऑफिसर होते हैं? दो। पहला पीआईओ, दूसरा एपीआईओ। पीआईओ को क्या बोलते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एपीआईओ को क्या बोलते हैं? असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है। और बेटा सेंट्रल लेवल की पब्लिक अथॉरिटी हुई तो वहां पर क्या होगा? सीपीआईओ और सीएपीआईओ। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी हुई तो वहां पर कौन होगा? एसपीआईओ और एसएपीआईओ। बहुत बढ़िया। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी है, दो तरह की हो सकती है। फिर हमने क्वेश्चन पढ़, हाइपोथेटिकल क्रिएट करा। फिर हमने क्या पढ़ा? इंफॉर्मेशन कितने तरह से मांग सकते हैं? दो वे में। पहला फिजिकल एप्लीकेशन अलोंग विद फिजिकल फीस। फीस कैसे पे करोगे? डिमांड ड्राफ्ट। दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कहां जाओगे? www.rtionline.gov.in। वहां पर एप्लीकेशन पे फॉर्म फिल करोगे, साथ में क्या करोगे? ऑनलाइन फीस दोगे, मेल आ जाएंगे। अरे बोलो बच्चों, पक्का? डाउट यहां तक? फिर क्या पढ़ा आपने?
इंफॉर्मेशन बेटा किससे मांगता है सिटीजन? दो लोगों से, या तो किससे, पीआईओ से, या फिर किससे, एपीआईओ से। पीआईओ से मांगेगा तो क्या करना पड़ेगा? पीआईओ से एप्लीकेशन दो, पीआईओ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा। दूसरा, अगर एपीआईओ के पास एप्लीकेशन गई तो एपीआईओ पहले फॉरवर्ड करेगा पीआईओ को, और पीआईओ क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर? मैंने लिखवाया कुछ नहीं, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक्ट का। अभी कुछ रीड नहीं करा ना कुछ लिखवाया। अगर एक्ट की बात करूं तो बेटा ये रहा आपके सामने एक्ट। मेरे नोट्स दिख रहे हैं? ये बेटा मेरी बुक्स है। ये बुक्स किसको ध्यान में रखकर बनाई गई है? आईसीएसआई स्टडी मटेरियल को, जो लेटेस्ट वाला जून 22 के लिए रिलीज होगा। ये सारा एक्ट है, लिखा हुआ है बेटा। अभी मैं आपको बस बेसिक बेसिक बातें इसमें बता रहा हूँ, ठीक है? अब चलिए, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक्ट शुरू नहीं करा। अब एक्ट कहता है कि हर अ पब्लिक अथॉरिटी बाउंड नहीं है इंफॉर्मेशन देने। क्या नहीं है? हर पब्लिक अथॉरिटी बाउंड नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए। कुछ पब्लिक अथॉरिटी ऐसी भी है जिससे इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते, वो नहीं देगी। आज मोदी जी ने बेटा क्या करी, मीटिंग बुलाई है, पता आपको? आपको कैसे पता? आप तो क्लास में हो। ना भी होते तब भी ना पता लगता आपको, मैं श्योर हूं। आज मोदी जी ने मीटिंग करवाई है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कि जो दोबारा से कोविड, कल साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन लग गया है, पता आपको? कल साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन लग गया ड्यू टू कोविड, कोरोना केसेस। और ये पहले भी ऐसे हुआ था, पहले यूरोपियन कंट्री में आता है, फिर धीरे धीरे कहाँ आता है ये, इंडियन कंट्री में, एशियन कंट्रीज में आ जाता है। बट घबराने की बात नहीं है, हमने वैक्सीन लगवाई है, और इंडिया ने वैक्सीन लोगों को लगा दी ऑलमोस्ट। बाहर की कंट्रीज में वैक्सीन लगी नहीं है, इसमें भी एक दिक्कत है। ये कह रहे हैं इस बार नया वेरिएंट आ रहा है, हमें जो वैक्सीन लगी है वो पुराने वेरिएंट की लगी है। अगर नया वेरिएंट आ गया फिर वो आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। बट काम को थोड़ी रोकेंगे, शो मस्ट गो ऑन, वेट करो। पर मेरे हिसाब से इंडिया में नहीं आएगा इस पर, कि वैक्सीन का ऐसी बात नहीं। वैक्सीन का काम क्या होता है? इम्यूनिटी बूस्ट करना। वेरिएंट कोई भी हो, इम्यूनिटी जब बूस्ट हो जाएगी तो आपको अटैक नहीं कर पाएगा ना वो। वैक्सीन क्या करती है? क्या ताले लगा देती है अंदर जाकर? तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो उम्मीद है कि हमारी वैक्सीन क्या है, इतनी इफेक्टिव है कि वेरिएंट से बचा लेगी। बाहर की कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है कि वहां वैक्सीनेटेड नहीं है लोग, और इंडिया में तो 100 करोड़ प्लस लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, पता ना? अब तुम पूछो कि सर आज मोदी जी ने मीटिंग करी थी, बंद कमरे में क्या क्या बात हुई थी, बताओ। पीआईओ का एप्लीकेशन तो नहीं मिलेगी इन्फॉर्म। तिहाड़ जेल है दिल्ली में, तुम तिहाड़, क्या हुआ? तिहाड़ जेल को तुमने एप्लीकेशन दी कि हमें वो सुरंग बताओ जो तिहाड़ जेल से भागने वाली है, बाहर निकलने वाली है। नहीं मिलेगी। तुम अगर मान लो रक्षा वाली, डिफेंस वाली चीजों की इंफॉर्मेशन मांगते हो, डिफेंस, नहीं मिलेगी। अरे बोलो, तुम डिफेंस की चीजों की इंफॉर्मेशन मांगो इंडियन गवर्नमेंट से, नहीं मिलेगी। जो, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सरकार के लिए जरूरी है, उसको क्या करना, सिक्योर करना, वो इस एक्ट के सेक्शन 8 और 9 में दी गई है। तो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। कुछ पब्लिक अथॉरिटी को इस एक्ट से, तुम बेटा आईबी, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम क्या है? ओ सॉरी, हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसी उसका नाम क्या है? रॉ। एक था टाइगर, देखी थी आपने, रॉ? रॉ एजेंट। ये फैक्ट है, रॉ एजेंट अपना डिटेल्स नहीं बताते। जो रॉ एजेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, वो आप में से मेरे जैसे कोई भी हो सकता है एजेंट। अब तुम जानना चाहो तुम्हारा मेरे मोहल्ले में कौन सा रॉ एजेंट है आपका? बता दो दिल्ली में कौन कौन आपका एजेंट है, बता देंगे आपको। तो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीआईडी। अब तुम जानना चाहो सर ये जो आतंकवादी आते हैं, आपने देखा नहीं? सूत्रों के हवाले से खबर है कि दो लोगों ने, दो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में एंट्री कर लिया था न्यूज में। तो सूत्रों के हवाले से तुम खबर तुम्हें मिली, तुमने एप्लीकेशन दे दी पीआईओ को, डिपार्टमेंट में। वो सूत्र कौन से आपके? क्या बताएगी गवर्नमेंट सूत्र कौन से हमारे? नहीं बताएगी। तो इसलिए बेटा कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ कैटेगरी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बेटा वो लिखना है, ये सब लिखोगे आप बाद में, ठीक है? क्या? सर्टेन, हाँ जी,
समझा नहीं अभिषेक, क्या बोल रहे हैं आप? दूसरे एक्ट में क्या? भाई आपकी वॉइस क्लियर नहीं है यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ हाँ है। सुनो ध्यान से बेटा, ये जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। कौन सा एक्ट है ये? हर स्टेट में भी आरटी एक्ट है। मैंने क्या बताया, दो तरह के गवर्नमेंट, तो एक्ट भी कितने तरह के बनते हैं? दो तरह के। ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो कौन सा एक्ट है? सेंट्रल लेवल का है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या बना रखा है? आरटीआई एक्ट बना रखा है। हम सेंट्रल का पढ़ रहे हैं। हम किसका एक्ट पढ़ रहे हैं? हमारे एकेडमिक कोर्स में ये दे रखा है। आप जिस स्टेट में हो, हर स्टेट का अपना आरटीआई एक्ट है। उसमें अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, फीस चेंज कर दी है, कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज कर दी है। उस एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन मांगते हुए। अब आप बोलोगे सर एक ही मैटर पे दो लोग क्यों बने? अरे बोलो, एक ही मैटर पे दो लॉ क्यों बने? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को लॉ बनाने के लिए। ये भी हम अब पढ़ेंगे बेटा आगे जाकर। आगे बात समझ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है कि इवन सेंट्रल एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉज। आगे बात समझ, ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट। अरे बोलो भाई, अब ये समझ आया? बेटा अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया अगर स्टेट वाला एक्ट में और सेंट्रल वाले एक्ट में, तो सेंट्रल वाला एक्ट प्रिवेल करता है। सेंट्रल वाला एक्ट प्रिवेल करता है। उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट है। जनरल रूल मैंने बताया, सेंट्रल एक्ट प्रिवेल, बट देर आर सम इफ एंड बट्स, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। लॉ में लिखे होते हैं वो। ठीक है अभिजीत? ठीक है। तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ कैटेगरीज ऑफ क्या है? पब्लिक अथॉरिटीज है, जिनको इस एक्ट से क्या करा गया है? अलग रखा गया है। आगे बात समझ? कोई डाउट यहां तक? पक्का समझ आ रहा है बच्चों? अब देखिए, ये हमने ये पढ़ लिया। एक आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अन्ना हजारे साहब सुना आपने? अभी बताया भी था मैंने। मुंबई में, महाराष्ट्र सॉरी, भाई नहीं, महाराष्ट्र स्टेट है ना, महाराष्ट्र स्टेट। उसका आरटीआई एक्ट पता किसने बनवाया था? अन्ना हजारे ने बनवाया था। पूछो कैसे? ये अनशन पर बैठ गए थे स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट की मुझे क्या चाहिए? आरटी एक्ट चाहिए। सरकार बना नहीं रही थी, बट इसके अनशन के बाद सरकार दबाव में आकर सरकार ने बनाया। तो कुछ लोग, अब अन्ना हजारे सोशल एक्टिविस्ट है। जो महाराष्ट्र का आरटीआई वाला है ना, महाराष्ट्र का आरटीआई, वो किसके दबाव में बनाया गया था? अन्ना हजारे। बट ये वाला नहीं, ये तो 2005 में बन गया था ये वाला। अरे बोलो भाई, पक्का? कोई डाउट? आगे देखो बेटा, ये भी आपको बता दिया मैंने, रूट कितने हैं ये भी बता दिए, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी लेते हैं। अच्छा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं नहीं बताया, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते ये बताया एक्ट में। तो वो जो नहीं लेने वाली छोड़ दो, बाकी सब क्या हो गई? लेने वाली इंफॉर्मेशन। तो जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम छोड़ दे, बाकी कैटेगरी सारी कौन सी हो गई? अरे बोलो, सारी कैटेगरी कौन सी होगी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली। अब आईसीएसआई का भी क्या पीआई होगा? यस, आईसीएसआई की वेबसाइट पर चले जाओ, पीआईओ का नाम मिल जाएगा आपको। हर पब्लिक अथॉरिटी अपनी वेबसाइट पर किसका नाम डालती है? पीआईओ का नाम डालती है। आईसीएसआई कौन है? पब्लिक अथॉरिटी, तो उसका भी क्या है? पीआईओ। एक सिचुएशन बताना, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए। मान लो मुझे जानना है देश में चार्टर्ड अकाउंट मुझे जानना है देश में कंपनी सेक्रेटरी कितने बने हुए हैं। मुझे क्या जानना है? देश में कितने कंपनी सेक्रेटरी है। बट मैंने एप्लीकेशन दे दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के पीआईओ को। मेरी एप्लीकेशन कहां चली गई? आईसीएआई के पीआईओ को दे दी। और मुझे इंफॉर्मेशन क्या लेनी थी? कितने कंपनी सेक्रेटरी है। कायदे से जानी कहा चाहिए थी एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन फाड़ देगा या क्या करेगा? हाँ जी, रिजेक्ट कर देगा। और दूसरा जवाब, ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल सही जवाब। तो बेटा अगर गलत पीआईओ के पास एप्लीकेशन, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस।
आप सीएस हो बेटा, आपको पता ना आईसीएसआई है। आप किसी से बोल कर देखो सीएस कर रहे हो, क्या बोलेगा? कंप्यूटर साइंस। अरे बोलो। जब उसको सीएस नहीं पता, उसको आईसीएसआई कहाँ पता होगा? पहला क्वेश्चन, क्या सीएस कर रहे हो? कंप्यूटर साइंस नहीं जी, कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा कौन सा कॉलेज है? तुम्हारी बोलती बंद। तुम्हारी बोलती बंद। तो बेटा तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है? आईसीएस है। तुम्हारा कॉलेज क्या है? इंस्टीट्यूट। यही है तुम्हारी लाइफ। तुम कॉलेज से कभी गए नहीं, यही है तुम्हारा कॉलेज। और बुराई क्या है भाई? जो सीएस करते हो रेगुलर कॉलेज नहीं करते जनरली बच्चे, वो ओपन से ही, कॉरेस्पॉन्डेंस से ही बीकॉम करते हैं। बट अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। वो कॉलेज नहीं जाते, उनका कॉलेज मिसिंग रह जाता लाइफ में। बट कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसके बाद लाइफ इतनी अच्छी बनने वाली है। कॉलेज छोड़कर सब कुछ मिलेगा बाकी। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे कॉलेज लाइफ जीनी है, उसके चक्कर में सीएस छोड़ देते हैं, बस फिर कॉलेज लाइफ ही मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी। तो इतना समझ आया जितना मैंने पढ़ाया आज तक? अब इसको बेटा नोट कर लो, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। क्या कह रहे हो? शुक्र है बेटा, ये हैबिट आएगी, धीरे धीरे आएगी। अभी आपको बैठने की आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत आ जाएगी बैठने की, पढ़ने की, लॉन्ग आवर सेटिंग की हैबिट बन जाएगी। पहली क्लास है, धीरे धीरे बन जाएगी। लिखो, जल्दी से लिखो ये। साफ साफ लिखना बच्चों। पीछे भाई लिखो। लिख लिया? साथ साथ लिख लिया? मैंने तो मना करा था। शराब दे दूंगा मैं। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े मैं बता दूं, मैं शनिवार की पैदाइश हूँ। हाँ, 2:35 की। और मैं जो बोल देता वो हो जाता है। पंगे मत लेना मुझसे। नहीं। पॉजिटिव बातें कम लगती है, नेगेटिव ज्यादा लगती है। अगर ये मेरे बस में होता मैं सबके लिए बोल देता। हो गया? नीचे स्लाइड करूं? कुछ मुश्किल लगा क्या? इजी था। कितने मिनट की पढ़ाई है बताओ? 3 मिनट की, अभी प्रूफ करूंगा। पहले लिख लो। और आपको रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी? 15 मिनट। ये याद रखना, मेरे लिए 3 मिनट होंगे और आपके लिए 15 मिनट रहेंगे हमेशा। 16 घंटे मत पढ़ने लग जाना तुम। डन। हो गया ये? हाँ जी, आज था, पूछो।
नहीं नहीं बेटा, चारों होंगी एक दिन में। अभी और भी क्लासेस आपकी, अभी टेक्स्ट वाली क्लास भी होगी, चारों क्लासेस होंगी एक दिन में। हाँ जी। नहीं, अगर अपने हैंड पे हो तो वो खुद भी दे देता है। अगर मान लो तुमने इन्फॉर्मेशन ही ब्रांच की मांगी, तो वो पीआईओ के पास थोड़ी है इन्फॉर्मेशन, वो तो एपीआई के पास ही होगी ना। तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो रिलेट किससे करती है, ब्रांच से। तो वो पीआईओ कैसे दे सकता है इन्फॉर्मेशन, बिकॉज पीआईओ तो हेड ऑफिस में है। क्यों? तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भी कौन कलेक्ट करता है, एपीआईओ कलेक्ट करता है और एपीआईओ ही देता है, बट आगे पहले फॉरवर्ड कर देता है पीआईओ को, पीआईओ के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। समझ आया मनन? डन। उसमें नहीं जाता। डिपेंड करेगा तुम किस किस डिपार्टमेंट से, ऑटोमेटिकली वहां चले जाएगी इन्फॉर्मेशन, तुम्हें नहीं पता रहेगा। ऑनलाइन में तुम्हें नहीं पता लगेगा, तुम डायरेक्ट पीआईओ को दे रहे हो, ये समझ, तुम पब्लिक अथॉरिटी को दे रहे हो। अब वो पीआईओ के पास जाए, एपीओ के पास जाए, तुम्हें नहीं पता वो। क्वेश्चन लिख लिया ये वाला जल्दी। ठीक है। साइमा देरी से क्यों ज्वाइन करा? अच्छा, नेटवर्क एरर था। ठीक है। ये ले बेटा, आगे लिखो, जल्दी से कंप्लीट करो। बहुत देर लगा तो लिखने में यार, तुम यार खेल तो नहीं खेल रहे मेरे साथ ये? हाँ, हाथ नहीं चलते ना तुम्हारे अब। अब बच्चों के साथ चलो ना। तो बच्चों, जीआई जेल में आज इतना ही करेंगे। ठीक है। अभी आपका 15 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, लाइव वाले बच्चों, 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट बाद आपकी टेक्स्ट की क्लास है। मेरी कितनी क्लास होती है, 3 होती है, पर आज मैंने कितनी ली है, सिर्फ 2 ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी बेटा, कल संडे है, कल छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को होगी। टीटीएस में फर्स्ट ग्रुप है, एमडब्ल्यूएफ में सेकंड ग्रुप है, बट अभी मंडे को फर्स्ट ग्रुप ही होगा आपका। वैसे आपका टीटीएस में क्या है, फर्स्ट है, और एमडब्ल्यूएफ में क्या है, सेकंड, बट अभी पहले हफ्ते आपका क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप होगा। तो मंडे दोबारा फर्स्ट ग्रुप के लिए मिलेंगे। अभी 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट में दोबारा आपकी क्लास है टेक्स्ट वाली। वैसे मेरी तीनों क्लास होंगी रेगुलर, अभी आपका पहली क्लास थी इसलिए मैंने 2 पढ़ाई है। ठीक है, बोलो तो करवा देता हूँ। अभी टेक्स्ट की है बेटा, 15 मिनट बाद। नहीं, अभी 2 ही क्लास आज मेरी। हाँ, सेटिंग अप वाली आज नहीं है, वो मंडे से करेंगे। तीनों मैंने ही पढ़ाने हैं ये वाले। ठीक है, चलिए डन, फिर लिख लिया। तो ऑनलाइन वाले बच्चा आप लोग सबने लिख लिया? ठीक है बच्चों, तो मीटिंग एंड करते हैं बच्चों, मिलेंगे अब मंडे। 15 मिनट के ब्रेक के बाद बेटा क्लास होगी दोबारा आपकी टेक्स्ट की। ठीक है, तो 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना आप। ओके बच्चों, वेलकम। सेम आईडी पासवर्ड, सेम यूजर आईडी पासवर्ड है, इसी क्लास से आपको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी है। यूजर आईडी पासवर्ड एक ही रहेगा थ्रू आउट द डे।
नहीं नहीं, वो बताया जाएगा मंडे को, नेक्स्ट अगला मिलेगा। आज एक दिन के लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड। चलिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।